Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Code Enlightenment. फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन है इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स, इसके शॉर्ट लेक्चर जो वीक 4 है वो देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम जो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, यानी कि जो हम रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के लिए इकट्ठी करते हैं, उनकी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इस पे टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स। हम जो रिक्वायरमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या प्रोडक्ट के लिए गैदर करते हैं, उनके लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, क्या हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। दूसरा है पर्पज़ ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, यानी कि हम जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं उनका पर्पज़ क्या होता है, उनका मकसद क्या होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू यूज़, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो क्या होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। फिर है कैपेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, वो कितनी अहल होती हैं एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। आगे फिर देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। उसके बाद हम जो हमारे पास डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं, जिस तरह से इंटरव्यूज़ है, क्वेश्चनियर्स है, सर्वेज है, उसके हमारे जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होती है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या शॉर्ट फॉर्म में RE is defined as the process of obtaining a comprehensive understanding of stakeholders' requirements. Basically requirement elicitation एक comprehensive तरीक़ाकार है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। comprehensive understanding of stakeholders' requirements. Requirement elicitation is the initial and main process of requirement engineering phase. जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसका जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है ये एक सबसे अहम और जो बुनियादी फेस है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ एलिसिटेशन इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, हम बेसिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से जो है बेहतरीन क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें ऑब्टेन करते हैं। ये क्राइटेरिया जो है वो इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर। आगे हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मेथड्स ओवरव्यू। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए चंद जो हैं वो मेथड्स हैं, जिसमें पहले है इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग एट्सट्रा। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। विच वन इज़ बेस्ट, इनमें से बेस्ट क्या है, बेहतर कौन सा तरीक़ाकार है। RE इज़ कंसिडर्ड एन इनकम्प्लीट प्रोसेस इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। बेसिकली जो हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर, ये एक इनकम्प्लीट, एक नामुकम्मल तरीक़ाकार है। अप्लाइंग इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, इसके अंदर हम जो है वो इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कोई भी तरीक़ाकार जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का है या रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है वो बेहतर नहीं हुआ है। हमें तमाम को यूज़ करना पड़ता है अपनी जो है वो सिचुएशन को देखते हुए। Procedures to obtain user requirements implement in the system to fulfill user requirements. ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स बेसिकली वो प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एलिसिटेशन टेक्निक, हमें जो है वो एप्रोप्रिएट जो मौजू एलिसिटेशन टेक्निक्स है उसकी सिलेक्शन भी करनी होती है। फैक्टर, बिजनेस प्रोसीजर, रिसोर्सेज अवेलेबल, प्रोजेक्ट टाइप, इंडिविजुअल प्रेफरेंस एट्सट्रा।
सो बेसिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के हमारे पास जो मेथड्स हैं उन पर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, जिस तरह से जो जिस कंपनी के लिए हम कर रहे हैं उसके बिजनेस प्रोसीजर्स क्या हैं, हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और जो प्रोजेक्ट टाइप है वो कौन सी है, और इंडिविजुअल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो यूज़ करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टेक्निक एलिसिटेशन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। जो हमारे पास खसूसी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की जो टेक्निक्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है, और जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम बनाएंगे ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। सो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं, हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहले है ट्रेडिशनल टेक्निक, जो कि हमारे पास रिवायती टेक्निक्स हैं, जिसमें कुछ जिसमें मसलन तो मिसाल के तौर पर इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनियर सर्वेज हैं एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। दूसरी हमारे पास कंटेक्सचुअल टेक्निक्स हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन है, एथनोग्राफी एंड प्रोटोकॉल एनालिसिस। सो इसमें बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, एथनोग्राफी और हम प्रोटोकॉल एनालिसिस भी करते हैं। हमारे पास तीसरी टेक्निक है कोलैबोरेटिव स्लैश ग्रुप टेक्निक्स। इसके अंदर ये ग्रुप टेक्निक्स में आता है, जिसमें है प्रोटोटाइपिंग, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप वर्क। आगे चौथी है कॉग्निटिव टेक्निक्स, जिसमें लैडरिंग हमारे पास आती है, कॉर्ड सॉर्टिंग है, रिपोर्टरी ग्रिड्स है एंड क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। सो ये हमारे पास बेसिकली 4 किस्म की रिक्वायरमेंट जो है एलिसिटेशन की टेक्निक्स हैं। सो चलें आगे हम इन्हें वन बाई वन देखते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर इंटरव्यूज़ हैं। सो इंटरव्यूज़ तो बेसिकली आपको पता ही क्या होगा, क्या होता है। सो बेसिक कंसेप्ट क्या है, वर्बल मेथड, यानी कि ये एक ज़ुबानी तरीक़ाकार है, इजी एंड अफेक्टिव, मोस्ट एम्प्लॉयड। सो ये एक इजी और अफेक्टिव तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। आगे मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें 3 मेन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और क्लोज्ड इंटरव्यूज़, जनरल करैक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहला जो टाइप्स इंटरव्यूज़ है उसमें स्ट्रक्चर्ड और क्लोज्ड इंटरव्यूज़ है। जनरल करैक्टरिस्टिक्स, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव डाटा, नो जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। सो बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और क्लोज्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, ये बेसिकली प्री डिफाइंड, इसके अंदर हम पहले से जो है वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन पूछते हैं मुख्तलिफ कस्टमर से। क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें जो डाटा है वो क्वांटिटी में इकट्ठा किया जाता है। नो जनरेशन ऑफ न्यू डाटा, और इस किस्म के इंटरव्यू के अंदर कोई भी जो हमारे पास नया आइडिया है वो नहीं आता, क्योंकि इसमें बेसिकली हम जो है प्री डिफाइंड सवालात जो हैं वो पूछते हैं कस्टमर से। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उनका हमारे पास फ़ायदा क्या है, नो बायसिंग, फ्यू एडिशनल क्वेश्चन मे बी एडेड टू फर्दर एड क्लैरिफिकेशन, इंटरव्यू कैन बी रिपीटेड। सो बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसका फ़ायदा यह आता है कि इसमें किसी भी कस्टमर को कोई बायनेस महसूस नहीं होती कि जो डेवलपर है वो बायनेस शो कर रहा है, क्योंकि हम पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो और सवालात हैं, जो प्री डिफाइंड सवालों के अलावा जो एक्स्ट्रा सवाल हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं ताकि और क्लैरिफिकेशन आए रिक्वायरमेंट्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर इंटरव्यूज़ जो हैं वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, और इसके अंदर एक और फ़ायदा यह है कि हम रिपीट कर सकते हैं इंटरव्यूज़ को। और इसका नुकसान ये है कि इंटरव्यू में भी अनकम्फर्टेबल, जो इंटरव्यूज़ हैं वो अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो मुख्तलिफ यूज़र्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते इंटरव्यूज़ के अंदर। सो आगे दूसरी टाइप है इंटरव्यूज़ की, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, कम्बिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड एंड अनप्लान्ड क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली हम जो है वो सवालात को कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड का यानी कि पहले से सोचे हुए, प्लान्ड सवालात और अनप्लान्ड क्वेश्चन, और जो अनप्लान्ड क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें कंसिस्टेंसी होती है,
इंटरव्यूज़ कैन शेयर न्यू आइडिया। इन किस्म के सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ के अंदर नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, लेकिन इनके नुकसान और कॉन्स ये है कि टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यूअर में लूज़ इट्स फोकस, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। सो जो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ हैं इनका नुकसान यह है कि ये बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। जो इंटरव्यूज़ हैं व्यूअर है वो समटाइम्स अपना फोकस भी जो है वो खो देता है और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फाइंडिंग्स आर हार्ड टू जनरलाइज। इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं जो हम रिक्वायरमेंट गैदर करना चाहते हैं वो बेसिकली मुश्किल होती हैं जनरलाइज करना। आगे तीसरी इंटरव्यूज़ की किस्म है अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन इंटरव्यूज़। ये इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं कंटेनिंग अनप्लान्ड क्वेश्चंस प्रोड्यूसिंग क्वालिटेटिव डाटा। सो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन इंटरव्यूज़ के अंदर हम जो है वो अनप्लान्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं, फॉर्मल इंटरव्यूज़ नहीं होते। इनके अंदर जो है वो हम डाटा क्वालिटी में क्वालिटेटिव डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि हम जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं उनके अंदर हम क्वांटिटेटिव में डाटा इकट्ठा करते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में हम क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं। इसके आगे प्रोज हैं न्यू आइडियाज़ एंड ओपिनियंस आर जनरेटेड। इस किस्म के इंटरव्यूज़ के अंदर नए जो आइडियाज़ हैं वो और ओपिनियन जो हैं वो भी जनरेट होते हैं। ड्यू टू इनफॉर्मल अप्रोच इंटरव्यूअर में फील ईज टू प्रॉपरली आंसर क्वेश्चन। सो चूँकि इसमें फॉर्मल जो है कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं हो रही होती, ये इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं, इसलिए जो इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यूअर हैं वो अपने जो जवाब है वो आसानी से दे सकते हैं और प्रॉपरली आंसर का जवाब कर सकते हैं। लेकिन इसके कॉन्स में ये है कि इंटरव्यूअर कैन बी बायस्ड इन आस्किंग क्वेश्चन। सो चूँकि ये एक इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं इसलिए इनके अंदर जो बायर है वो अपनी बायनेस शो कर सकता है। डिफ़िकल्ट टू रिपीट इन केस डाटा रिलायबिलिटी इज़ चेक्ड। सो बेसिकली ये डिफ़िकल्ट और मुश्किल होते हैं रिपीट करना अगर डाटा रिलायबिलिटी को चेक किया जाए तो। आगे हम जो इंटरव्यूज़ हैं उसकी समरी देखेंगे, यानी कि बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो ओवरऑल इंटरव्यूज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस में है गुड फॉर कम्प्लेक्स टॉपिक, यानी कि अगर हमारे पास टॉपिक कम्प्लेक्स हो तो उसके लिए इंटरव्यूज़ अच्छे होते हैं। रिच इन इंफॉर्मेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन में ये रिच होते हैं। एम्बिग्विटीज़ आर क्लैरिफाइड, इनके अंदर जो एम्बिग्विटीज़ हैं उन वो क्लैरिफाई हो जाती हैं। इंटरव्यूअर कैन एनालाइज इमोशंस। सो इंटरव्यूज़ के अंदर जो इंटरव्यूअर है वो इमोशंस भी, जज्बात को भी एनालाइज कर सकता है। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस रिमेन्स लो, इसके अंदर बेसिकली जो 1-to-1 इंटरव्यूज़ होते हैं इनके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो 100% तकरीबन आता है। प्रोवाइड्स ओवरव्यू ऑफ द होल सिस्टम, जो कंप्लीट सिस्टम है उसका ओवरव्यू भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके आप इंटरव्यूज़ के क्या होते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व, इन इंटरव्यूज़ के अंदर चंद लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हीं तक जो इंटरव्यूअर है वो एक्सेस कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गैदर्ड फ्राम लार्ज पॉपुलेशन। सो इंटरव्यूज़ के अंदर बेसिकली जो ज़्यादा लोग हैं उनके साथ लार्ज पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की जा सकती। क्वालिटी ऑफ गैदर डाटा गैदर डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ इंटरव्यूअर, और जो इनके अंदर हम डाटा गैदर करते हैं उसकी क्वालिटी इंटरव्यूअर की स्किल पर और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। आगे है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। ये जो है हमारे पास टेक्निक रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन की जो बेसिक टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसमें दूसरा है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इस के अंदर बेसिकली हम जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उन्हें हम एनालाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अफेक्टिव टू इनिशिएट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, यह एक कारआमद तरीक़ाकार है शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग के प्रोसेस को। वाई यूज़ दिस टेक्निक, ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं? एन एक्सपर्ट नीड्स टू स्टडी डोमेन इंफॉर्मेशन थॉरोली फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग व्हेन एग्जिस्टिंग सिस्टम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड और इन्हांस्ड। सो बेसिकली जब हमारे पास एक सिस्टम मौजूद होता है और हम उसे इन्हेंस करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं
तो ये डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पहले से मौजूद जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे अच्छी तरह से स्टडी करे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स एंड मैनुअल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, और जो मौजूद सिस्टम है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें डिज़ाइन करे, टेम्पलेट्स बनाए और मैनुअल जो हैं वो भी स्टडी करें। आगे जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस है इसके हमारे पास प्रोज क्या हैं, यानी कि इससे हमें फ़वाइद क्या होते हैं। हेल्पफुल व्हेन स्टेक होल्डर्स एंड यूज़र्स आर नॉट अवेलेबल, सो ये मददगार होते हैं जब हमारे पास स्टेक होल्डर्स या जो यूज़र्स हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं होते। Helps business analysts to get proper understanding of the organization before meeting the stakeholders there. सो बेसिकली ये इसमें भी मददगार साबित होते हैं कि एनालिस्ट जो है वो उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, इससे पहले कि वो स्टेक होल्डर से मिले और उनसे इंटरव्यू करे। प्रोवाइड्स यूजफुल हिस्टोरिकल डाटा, जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस हैं ये हमें यूज़फुल मददगार जो है वो हिस्टोरिकल डाटा भी, तारीख़ी डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। कैन बी यूज़फुल टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ जो है उनके लिए ये सवालात जो हम बनाते हैं, हम फ्रेम करते हैं, उनके लिए भी मददगार डॉक्यूमेंट साबित होती हैं। कैन बी यूज फॉर रिक्वायरमेंट री यूज़, और रिक्वायरमेंट की री यूज़ के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। इन एक्सपेंसिव टेक्निक, ये एक जो है वो सस्ती तरीक़ाकार है या टेक्निक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन आगे हैं इसके कॉन्स। सो इसके कॉन्स क्या होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्राम ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सो अगर किसी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो है फाइंड जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन, उसे फाइंड करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये एक इसका बैड नुकसान है। समटाइम्स वैलिड इंफॉर्मेशन में नॉट बी अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्स में भी आउटडेटेड। सो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वैलिड इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुकी होती हैं। पीरियोडिक अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर यूज़ करने के लिए उनकी जो है वो पीरियोडिक अपडेशन ज़रूरी होती है, वरना वो आउटडेटेड हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन माइट बी इनकम्प्लीट, समटाइम्स ये भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चनियर्स और सर्वेज, चीपेस्ट वे ऑफ एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स। सो जो क्वेश्चनियर्स या सर्वेज हैं ये सबसे सस्ता तरीक़ाकार है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने का। व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, नो फेस टू फेस, अगर जो इंटरव्यूअर है वो किसी के स्टेक होल्डर्स के साथ फेस टू फेस नहीं आना चाहता तो वो इस किस्म की टेक्निक को, क्वेश्चनियर्स की टेक्निक यूज़ कर सकता है। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स फ्राम अ लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड फ्राम डिफरेंट टाइम जोन। सर्वेज़ की मदद से हम जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से और मुख्तलिफ ममालिक से या जियोग्राफिकल एरिया से हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। Questionnaires must be clear, well defined and precise besides including the domain knowledge. जो क्वेश्चनियर्स हैं, जो सवालात हैं सर्विस के अंदर, वो क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए डोमेन के बारे में कि किस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। सो क्वेश्चनियर्स और सर्वेज के प्रोज क्या होते हैं। रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट टाइम, इसकी मदद से हम मुख्तसर वक्त में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यूज़फुल व्हेन सम क्वेश्चन इज़ आस्क्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो बेसिकली जब हम चंद सवालात ज़्यादा लोगों से पूछते हैं तो इससे हम ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। नो बायसिंग अकर, इसके अंदर बायसिंग नहीं होती। इट इज़ इकोनॉमिकल, सो ये एक इकोनॉमिकल तरीक़ाकार है। ईजी बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आर इंक्लूडेड। सो ये इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जवाब देना आसान होता है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर MCQs और जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब इनके कुछ कॉन्स भी होते हैं। कॉन्स क्या हैं। कैन नॉट गेट फर्दर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम व्हाट एनालिस्ट एक्चुअली वांट्स फ्रॉम द यूज़र्स,
सो इसके अंदर हम सिवाय यूज़र जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो है वो जो यूज़र से रिक्वायरमेंट हासिल करना चाहता है उसके अलावा हम कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। समटाइम्स अगर सही तरह से क्वेश्चन को ना लिखा जाए तो उन्हें मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। समटाइम्स यूजफुल फीडबैक इजंट रिसीव्ड। बाज़ औक़ात जो यूज़फुल फीडबैक होती है वो रिसीव ही नहीं होती। To get further information, other techniques like interviews can be used as follow ups. So, फर्दर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हमें दूसरी टेक्निक्स यानी कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी उन्हें भी इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स क्वेश्चन एम्बिगुइटीज़ में अराइज, और बाज़ दफ़ा अगर जो इंटरव्यूअर है वो प्रॉपरली अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाता तो एम्बिग्यूटी भी आ सकती है। यूज्ड फॉर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली जनरल जो पर्पस सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं होते। सो आगे है इंट्रोस्पेक्शन। ये पहले जो हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं इसके अंदर लॉस्ट टेक्निक है। एनालिस्ट्स वर्क फॉर व्हाट दे इमेजिन एंड ऑब्जर्व बाय देमसेल्व्स हाउ अ सिस्टम डिज़ाइन शुड बी। सो इंट्रोस्पेक्शन के अंदर बेसिकली जो एनालिस्ट है वो खुद एक सिस्टम को इमेजिन करता है, एक डिज़ाइन करता है और फिर खुद ही उस सिस्टम को ऑब्जर्व करता है कि वो सिस्टम कैसे तरह काम कर रहा है। This technique is effective with users who have a lot of experience of their own fields but have less knowledge about the other fields as well as the new system. So इंट्रोस्पेक्शन की जो टेक्निक है ये बहुत यूज़फुल होती है अगर जो यूज़र हैं उसे अपने फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा तजर्बा है लेकिन जो दूसरी की फील्ड्स हैं उनके बारे में तजर्बा कम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक यूज़फुल सिस्टम होता है जिसके अंदर जो डेवलपर है वो खुद एक सिस्टम डिज़ाइन करता है और फिर खुद ही उसे एनालाइज करता है। इसके फ़वाइद क्या होते हैं? देयर आर ऑलमोस्ट नो कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्निक। सो बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जो है वो कॉस्ट नहीं आती क्योंकि डेवलपर खुद ही इसके अंदर जो है वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। ईजी टू इम्प्लीमेंट करने आसान होते हैं। इट कैन एक्ट एज अ गुड इनिशियल स्टेप टू स्टार्ट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। सो ये बेसिकली एक अच्छा स्टेप के तौर पर सामने आ सकता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के कुछ कॉन्स भी होते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर एनालिस्ट टू इमेजिन द एनवायरनमेंट इन विच द न्यू सिस्टम वर्क्स। सो बेसिकली ये मुश्किल होता है एनालिस्ट के लिए इमेजिन करना वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर नया सिस्टम वर्क करेगा। इट डज़ नॉट अलाउ डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स, देयरफॉर इट इज़ नॉट इनकरेज्ड इफ नॉट यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर टेक्निक्स। सो इंट्रोस्पेक्शन को अगर चूँकि इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस नहीं किया जाता तो इसे जो है वो इनकरेज नहीं किया जाता without using other techniques. Analysts and stakeholders need to be well known about the domain. जो एनालिस्ट्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इसके इंट्रोस्पेक्शन को एक अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए वेल नोन होना चाहिए अबाउट द डोमेन। सो गाइस यही वीक 4 CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का